हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 4 यानी कि जो बुक 1 है वो हमने ख़त्म कर दिया है और बुक 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बुक 2 का आज ये पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट होता है वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटी सी जो ये मदद होती है वो हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये जो बुक 2 है इसमें जो टाइम पीरियड पूरा हर एक चैप्टर का जो टाइम पीरियड है वो है 7th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच का, मतलब पूरे 1000 वर्ष का ये पूरा का पूरा इतिहास है। तो इसमें मेनली एक ही टाइम पीरियड के अलग अलग टॉपिक में अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टॉपिक को इसमें डिस्कस किया गया है। तो इस चैप्टर सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है ट्रैवलर्स थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, इसका रेलिवेंस क्या है, इस चैप्टर को क्यों मतलब इसमें शामिल किया गया, या हिस्ट्री में ट्रैवलर्स का जो भी अकाउंट्स होता था, जो ट्रैवलर्स के जो ट्रैवलॉग होते थे उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा, जब हम मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे थे, तो जब हम मौर्यन एम्पायर के सोर्सेस की जब हम डिस्कस कर रहे थे, महाजनपदा में हमने मौर्यन एम्पायर पढ़ा था, उसमें कि फाहियाँ उस वक्त मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो ग्रीक स्कॉलर या फिर एम्बेसडर बोलिए, तो वो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और वो काफ़ी टाइम तक वहाँ रहे थे। और उन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम है इंडिका। और इंडिका जो है वो उस वक्त का इतिहास को जानने और समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सोर्स है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो फाहियान, गुप्ता पीरियड में फाहियान आता है, फिर हुएनसांग आता है। तो इस तरीके से ये जो भी ट्रैवल, कोई तो पॉलिटिकल, जैसे मेगास्थनीज जो था वो पूरी तरीके से वो राजा का एम्बेसडर बनकर आया था एक राजा के दरबार में। फाहियान और ये सब, ये लोग ट्रैवलर थे और कोई मतलब बुद्धिस्ट थे, तो बुद्धिज़्म की वजह से बुद्धिज़्म के ऊपर रिसर्च करने के लिए आए कोई। तो इस तरीके से जो भी अलग अलग देशों से जो भी लोग आ रहे थे, तो वो अपना जो भी यहाँ पे देख रहे थे, इंडिया में जो भी चीज़ों को देख रहे थे, जो समझ रहे थे, उसको उन्होंने अपनी किताबों में उसको जगह दी। और वो जो उनकी किताबें हैं वो हमारे देश के मतलब उस टाइम पीरियड के इतिहास को जानने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। तो अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मेनली 3 ट्रैवलर्स को कवर किया गया है। एक तो अल-बरूनी जो कि 10th सेंचुरी में इंडिया आते हैं, और उसके बाद दूसरा जो है वो इब्न बतूता है। और इब्न बतूता जो था वो दिल्ली सल्तनत में, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था उस वक्त वो इंडिया आता है, और मतलब 14th सेंचुरी में। उसके बाद जो तीसरा इसमें ट्रैवलर को जिसको इसमें शामिल किया गया है, वो तीसरा ट्रैवलर है फ्रैंकोइस बर्नियर। ये मुग़ल टाइम में ये इंडिया आते हैं और ये फ्रेंच थे। और तो इन तीनों ट्रैवलर्स के थ्रू उस समय के जो हिस्ट्री थी उसको इस चैप्टर में समझने का प्रयास किया गया है। अब एक तो सोर्स ये होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, या फिर क्योंकि जो हमारे यहाँ जो भी सोर्सेस लिखे गए, तो मेनली वो लोग कौन थे जो लिखते थे, वो या तो राजा के दरबारी हुआ करते थे, या फिर मतलब कहीं ना कहीं वो जो भी वो शासन व्यवस्था थी उसका हिस्सा हुआ करते थे। तो एक क्रॉस वेरिफिकेशन इस तरीके से हो जाता है कि आप जो बाहर से जो लोग आ रहे थे उनका कोई प्रभाव, उनके ऊपर राजा का कोई प्रभाव नहीं था, तो वो जो लिख रहे थे और वो जो जान रहे थे, समझ रहे थे, तो और फिर जो यहाँ पे लिखा, दोनों के कंपैरिजन के जरिए एक बेहतर तरीके से हिस्ट्री को क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो इसलिए ट्रैवलर्स के जो भी बुक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इंडिया की हिस्ट्री को जानने और समझने के लिए। तो चलिए आगे इस चैप्टर की अब शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जो मैंने बताया वो क्या इम्पोर्टेंस है इस हिस्ट्री में, ट्रैवलर्स के राइटिंग ट्रैवलॉग जो भी लिखे गए उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके संदर्भ में आप ये लिख सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है वो ये है कि जो भी बाहर से जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, वो कई बार होता है ना कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो हम उसके लिए, हमारे लिए वो आम बात होती है, हम उसे इग्नोर करते हैं, हम उसको नोटिस भी नहीं करते हैं। लेकिन जो किसी और बैकग्राउंड से जो कोई अगर बंदा आता है, तो उसके लिए वो चीज़ें जो उसने अपने यहाँ पे नहीं देखी होगी, तो उनके लिए वो बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग होता है, फिर उसको वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं।
तो जो डे टू डे लाइफ में जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशन था, जो बिलीफ सिस्टम था, जो पहनावा खान पान था, जो हमारे लिए यूज टू मतलब एक आम बात थी, और जिसकी वजह से जो यहाँ के जो राइटर्स थे उन लोगों ने उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन जो बाहर से जो लोग आ रहे थे उन्होंने उसके बारे में लिखा। तो हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें ट्रैवलर के थ्रू मिलता है। जैसा कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो पान का जिक्र है। पान हमारे हर गली नुक्कड़ पे पान का दुकान होता है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब इब्न बतूता पान का जिक्र करते हैं तो उनके लिए एक बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ था वो। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्बेरूनी के बारे में। अल्बेरूनी का जन्म 973 में हुआ था और वो जो अभी मॉडर्न उज़्बेकिस्तान कंट्री है उसमें वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और ये जो टाइम पीरियड था जो मतलब 10वीं शताब्दी का 10th सेंचुरी का लास्ट हो रहा था और 11वीं ये पूरा का पूरा काफ़ी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का पूरा पीरियड था। जो पूरा सेंट्रल एशिया था वहाँ पे एक इस्लामिक फोर्स जो था वो जो मतलब इस्लामिक फोर्स का उदय हो रहा था और एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री लीडर था महमूद गजनवी, और वो अलग अलग रीजन पे जाता था और वहाँ पे अटैक करता था और वहाँ से जो भी धन दौलत होती थी वो उठा कर लाता था। और ना सिर्फ धन दौलत बल्कि उस एरिया का जो बहुत बड़े स्कॉलर्स होते थे उसको भी अपने साथ लेकर आता था। और फिर जब उज़्बेकिस्तान में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो वहाँ के बाकी चीज़ों के साथ तो लूटपाट की या फिर जो भी स्लेव वगैरह लेके आए, साथ में वो वहाँ के जो स्कॉलर्स थे उनको भी वहाँ से लेके आया और उन स्कॉलर्स में अल्बेरूनी भी थे। और अल्बेरूनी क्योंकि अल्बेरूनी जो उज़्बेकिस्तान में जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वो जो एरिया था ख्वारिज़्म, वो उस वक्त एजुकेशन का सेंटर हुआ करता था और यही वजह थी कि अल्बेरूनी को बहुत ही बेहतरीन एक एजुकेशन मिला था। और वो किसी एक भाषा में या किसी एक सब्जेक्ट में उनकी महारत हासिल नहीं थी, क्योंकि अलग अलग भाषाओं को जानते थे, अलग अलग सब्जेक्ट में उनको महारत हासिल थी। अब कौन कौन सी भाषाओं को जानते थे, हो सकता है ये सारे क्वेश्चंस। एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी मैं बताती हूँ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो उसको मैं नोट मतलब 1-2 बार या 3 बार बताने की कोशिश करती हूँ। और वो कई बार, क्योंकि पीछे मेरी बेटी का हाफ ईयरली का पेपर हुआ और उसमें जो भी वीडियो बनाया, जिस 4 चैप्टर का जो भी वीडियो मैंने बनाया था उससे लगभग जो मैंने बताया उससे 80% क्वेश्चन जो था उसका उस लेक्चर से था। जबकि मैंने अभी तक MCQ तो मैंने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको मैं तिहराने की कोशिश करती हूँ, तो उसको आप अच्छे से लिख लिया कीजिए, क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ दे। तो अब कौन कौन सी भाषाएँ अल्बेरूनी जानते थे, तो सीरियक भाषा था, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत, ये सारी भाषाओं को वो जानते थे। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट में वो विद्वान थे। फिलॉसफी के विद्वान थे, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद मेडिसिन से जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। तो अलग अलग सब्जेक्ट के भी वो काफ़ी मतलब विद्वान वो थे। तो महमूद गजनवी ने उनको अपने साथ लेकर आया और जब महमूद गजनवी अफ़गानिस्तान पे उसने अटैक किया, उसके बाद उसको अपना उसने मतलब उस एरिया को अपना सेंटर बनाया, पावर ऑफ सेंटर, और वहीं से वो सब कुछ फिर ऑपरेट करने लगा। फिर हम देखते हैं कि कैसे वो महमूद गजनवी इंडिया आता है, सोमनाथ तक जाता है, और करीब मेरे ख्याल से 11 या 21 भी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, उतनी बार वो सोमनाथ के ऊपर अटैक करता है। और वो क्योंकि हमारे देश के जो बड़े बड़े मंदिर आज भी वो मतलब धन दौलत का पूरा खजाना वो वहाँ पे हुआ करता था, क्योंकि लोग मतलब हज़ारों की संख्या में लोग हर रोज़ जाते हैं वहाँ पे और अपना चढ़ावा देते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारा धन दौलत हुआ करता था। सोमनाथ मंदिर जो था वो इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल हुआ करता था। तो उसने बहुत बार वहाँ पे वो गया, और उसके करीब 11 बार आई थिंक या 21 बार कुछ था, तो वहाँ पे गया और उसने वहाँ पे अटैक किया और उसको लूट पाट करके वहाँ से जो भी सोना चांदी जो भी पैसे धन दौलत थे वो उठाकर लेके आया। इसके अलावा लेकिन सबसे पहले उसने क्या किया कि लेकिन कभी भी उसने इंडिया को अपने कब्जे में नहीं लिया, बल्कि आता था लूट फसाट करके वो चला जाता था। लेकिन जो अफ़गानिस्तान से लगा हुआ जो एरिया था, जो पंजाब का एरिया था, उसको उसने अपने कब्जे में लिया। और वहाँ पे जब उसने अटैक किया तो वहाँ से भी बहुत सारे जो विद्वान थे उनको न सिर्फ धन दौलत लेके गया, बल्कि संस्कृत के बहुत सारे पंडित लोग थे उनको भी उठाकर वहाँ से ले गया। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो धन दौलत ही नहीं बल्कि जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते थे उनको भी वो अपने साथ लेकर जाता था।
तो जब जो ये पंडित जो लोग जब महमूद गजनवी के कस्टडी में मतलब अफ़गानिस्तान में गए और फिर अलबरूनी जो थे वो उनके संपर्क में आए। इससे पहले अलबरूनी जो इंडिया के जो भी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड या फिर फिलॉसफी से रिलेटेड या फिर जैसे पतंजलि के योग शास्त्र, इन सब चीज़ का अरेबिक में ट्रांसलेशन 7th-8th सेंचुरी में हो चुका था। तो अलबरूनी ने ये सारी किताबें पढ़ी थी, तो वो यहाँ के जो यहाँ पे जो भी ज्ञान का पूरा भंडार था उससे वो परिचित थे। तो जब ये पंडित लोग वहाँ पे उनके दरबार में, गजनी के दरबार में जाते हैं, तो अलबरूनी उनके कांटेक्ट में आते हैं, फिर वो और भी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने उन्हीं पंडितों से उन्होंने संस्कृत पढ़ा, फिर बहुत सारी जो यहाँ की किताबें थी उसको जानने और समझने की कोशिश की। फिर यहाँ के जो भी बिलीफ सिस्टम थे, जो यहाँ की सोसाइटी थी, जो रिचुअल्स थे, जो रिलीजन था, हर चीज़ को उन्होंने जानने की कोशिश की और उसके बेसिस पे उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है किताब अल हिंद। अब इसमें बहुत सारे, ये किताब जो है वो मेनली अरबिक में लिखा, ये किताब मेनली क्या है, ये किताब अरबिक में ही लिखा गया है और ये काफ़ी सिंपल भाषा में लिखी गई है। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अलबरूनी बताते हैं कि संस्कृत को वो बहुत ही मतलब मुश्किल भाषा बोलते हैं, क्योंकि वो जिस लैंग्वेज को जान रहे हैं और संस्कृत बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज है, उसमें कहीं पे कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो बोलते हैं कि संस्कृत जो है वो बहुत ही मुश्किल भाषा है। और तो इस तरीके से फिर उसके बाद जो किताब अल हिंद जो उन्होंने लिखी है उसमें 80 चैप्टर्स हैं। इसमें 80 चैप्टर्स हैं और इसमें जैसे रिलीजन हो गया, फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम, सोशल लाइफ, वेट एंड मेजरमेंट्स, कोनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट को उन्होंने इस किताब में इसमें शामिल करने की कोशिश की है। अब देखो इतने सारे मतलब 80 चैप्टर्स है। अब ये हो सकता है आपको क्वेश्चन आ सके किताब अल हिंद के बारे में, एक नोट्स लिखो या कुछ भी, इससे कुछ भी कौन कौन से इसमें चैप्टर्स को शामिल, जो भी चैप्टर्स हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये सारे जो मैंने आपको अभी बताया कि रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट एंड मेजर्स, कोनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी, ये सारे जो थे टॉपिक्स उसको उन्होंने वो किया था। तो इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद एक मतलब इसमें इन्होंने एक चीज़ और इस आपकी किताब में लिखा हुआ है कि जो अलबरूनी ने जो लिखने का जो एक बड़ा ही मतलब पूरे चैप्टर को किस तरीके से तैयार किया जाए, जो लिखा जाए, वो बड़ा ही एक अलग तरीके से उन्होंने स्टाइल को अडॉप्ट किया था इसको लिखने के लिए। जैसे कि कोई भी चैप्टर शुरू होता था क्वेश्चन से शुरू हुआ, फिर उसके बारे में उस क्वेश्चन के को आंसर करने के क्रम में वो पूरा का पूरा चैप्टर लिखा गया है। तो ये एक अलग तरीके का राइटिंग जो टेक्निक था वो उन्होंने अडॉप्ट किया था। अब इसके अलावा जब वो इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं तो जैसे चैप्टर को स्टार्ट वो करते हैं एक क्वेश्चन से, फिर वो क्वेश्चन को आंसर करने के क्रम में पूरा का पूरा चैप्टर लिखते हैं। जब उस चैप्टर को ख़त्म करते हैं तो जो भी उसमें फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए अगर कल्चर है तो जब लास्ट में जब वो कंक्लूजन पे जाते हैं तो और भी जो दुनिया के अलग अलग कल्चर्स हैं उससे उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये समझिए कि ना सिर्फ उन्होंने इंडिया के कल्चर के मतलब इंडिया के बारे में लिखा, बस इंडिया को बाकी विश्व के बाकी देशों के कॉन्टेक्स्ट में उसको जानने और समझने की कोशिश की और इस जरिए न सिर्फ आप इंडिया के बारे में जानते हैं बल्कि उस समय के बाकी देशों के भी कल्चर के बारे में जानते हैं। तो ये उनका एक अलग तरीके का राइटिंग स्किल था जिसको इन्होंने यूज किया था इसमें। जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत सारी लैंग्वेज को जानते थे, तो उन्होंने पतंजलि का जो ग्रामर था उसको भी उन्होंने अरेबिक में उसका ट्रांसलेशन किया। और जो ये काम उन्होंने जो भी उनके जो ब्राह्मण फ्रेंड्स थे जो कि पंजाब से जिनको बंदी बनाकर महमूद गजनवी वहाँ पे गजनी लेके गया था, उनकी मदद से उन्होंने ये सारा काम किया था। फिर एक और बॉक्स है, वो है द टर्म हिंदू। बहुत जगह पे आपने ये चीज़ पढ़ा होगा और इसमें आजकल एक डिस्कशन भी चल रहा है हमारे देश के नाम को लेकर, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का जब जिक्र आता है तो हिंदुस्तान तब टर्म कहाँ से आया? तो जब जो पर्शियन लोग थे जब वो इंडिया की तरफ आ रहे थे और जब वो सिंधु नदी के आसपास आए तो
तो उन्होंने उस सिंधु, क्योंकि वो लोग सा नहीं बोल पाते थे तो सा को वो हाँ बोलते थे, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू बोला और वहाँ पे रहने वाले लोगों को हिंदू और उस एरिया को हिंदुस्तान। तो इस तरीके से हिंदुस्तान टर्म जो है वो इस तरीके से आता है, मतलब कि ये एक तरीके का जो इनएबिलिटी थी कोई एक वर्ड के उच्चारण को लेकर जो उनके अंदर जो नहीं कर पाते थे, और या फिर बोलिए कि उसका गलत उच्चारण की वजह से ये पूरा का पूरा नाम जो है नाम ही बदल गया। तो हिंदू शब्द था, वो हिंदू शब्द के बारे में इसमें पूरा लिखा हुआ है, हो सकता है इस पे भी आपको क्वेश्चन आ जाए। तो कैसे सिंधु जो था वो हिंदू बन गया, हिंदू जो था फिर हिंदू और सिंधु के आसपास का लैंड जो था वो हिंदुस्तान बन गया, जो यहाँ पे भाषा बोली जाती थी वो हिंदवी बन गई, क्योंकि पहले हिंदी नहीं था, बस जो भाषा आज हम बोलते हैं उसको हम जो हिंदी बोलते हैं उसको पहले हिंदवी कहा जाता था। तो ये सारा ये एक बॉक्स है हिंदू से रिलेटेड, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स है। यहाँ पे एक इमेज भी है 5.2 फिगर इमेज, क्योंकि जो मैंने अभी बताया कि मेरी बेटी का हाफ ईयरली का एग्ज़ाम था, तो उसमें एक इमेज के ऊपर भी क्वेश्चन था। कैलाशनाथ टेम्पल जो आपके चैप्टर 4 में है कि मतलब वो इमेज दिया हुआ है और आइडेंटिफाई द टेम्पल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी एक इमेज दिया हुआ है। और तो जितने भी इमेज हैं आपकी बुक में उसको भी आप अच्छे से जानिए और उसको अच्छे से मतलब उसके बारे में उसका नाम या जो भी उससे रिलेटेड जानकारी है उसको समझिए। अब आगे हम बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में। और इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को के थे और उनका जो जन्म हुआ था वो उनका जन्म हुआ था टैंगियर नाम का जगह था, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वो भी इस्लाम से फेथ को मानने वाले थे, जैसे कि इब्न बतूता भी थे, उस तरीके से ये थे। इनकी किताब का जो नाम है वो रिहला है, और रिहला का अर्थ होता है ट्रेवलॉग, और ये भी अरेबिक भाषा में लिखा गया है। और जो इब्न बतूता काफ़ी अच्छी फैमिली से थे, काफ़ी मतलब धनवान परिवार बोल सकते हैं, एजुकेटेड फैमिली से वो थे। और उनका जो लिटरेचर या फिर रिलीजन की जो पूरा एजुकेशन था वो काफ़ी कम एज में ही उनका हो गया था। लेकिन उन्होंने जो ज़्यादा कुछ सीखा वो किताबों से नहीं सीखा, किसी फॉर्मल एजुकेशन से नहीं सीखा, बल्कि वो घूमते हुए जब वो अलग अलग देशों में गए, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग स्कॉलर से मिले, तो उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और ये एक फ़र्क था अलबरूनी और इब्न बतूता में। अलबरूनी ने का फॉर्मल एजुकेशन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वो जहाँ पे वो पैदा हुए थे वो पूरा एजुकेशन सेंटर हुआ करता था, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छा एजुकेशन मिला था। लेकिन हालांकि इब्न बतूता के भी एजुकेशन काफ़ी अच्छे हुए थे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी परिवार से एक मतलब रिच फैमिली से आते थे। लेकिन जो एक वास्ट नॉलेज होता है वो उन्होंने थ्रू ट्रैवल के जरिए ही सीखा। और वो काफ़ी कम एज में इब्न बतूता अपने शहर को छोड़कर निकल गए, और स्टार्टिंग में वो उनको हज के लिए मक्का जाना था, इसलिए वो अपने यहाँ से निकलते हैं। लेकिन फिर वो मक्का से होते हुए अलग अलग देश जाते हुए फिर वो हमारे देश इंडिया भी आते हैं। और फिर उनका जो मतलब वो आप देखो कि इंडिया वो कितने देश में अगर वो गए तो मतलब एक जगह पे मैंने पढ़ा कि लगभग 1,20,000 किलोमीटर, मतलब उनकी जो पूरी जर्नी थी वो 1,20,000 किलोमीटर की उनकी पूरी जर्नी थी, जो उनका पूरा का पूरा लाइफ थी। और उन्होंने अपने बहुत लंबा वर्ष वो ट्रैवल में ही उन्होंने बिताया। और फिर सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, इंडिया फिर हो गया, फिर उसके बाद चाइना हुआ, फिर मालदीव्स हुआ, श्रीलंका हुआ, तो वो लगभग दर्जनों देशों में वो गए। और वहाँ पे वो न सिर्फ वो गए बल्कि वहाँ पे काफ़ी वर्षों तक वहाँ पे रुके, और उन्होंने वहाँ के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जब आप इब्न बतूता के बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहले आप अपने एक साइड में आप मैप ज़रूर रखो, क्योंकि जब तक आप मैप नहीं रखोगे ना उनके पूरी जर्नी को आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि अब अलबरूनी का क्या था ना कि वो मतलब वो इंडिया आए, लेकिन जो फ्रंटियर एरिया था वो जो उनका राजा था उस वक्त महमूद गजनबी, उसके साथ वो जहाँ भी गए। लेकिन इब्न बतूता ने अपने दम पे बहुत सारा ट्रैवल किया। कभी वो अकेले जब वो ट्रैवल करने के लिए निकले तो वो अकेले ही निकल गए थे। और एक जगह उन्होंने लिखा भी है कि द बर्ड लीव्स इट्स नेस्ट, सोर्स 2 में है कि कैसे जब वो अपना बर्थ प्लेस टैंगियर वो निकलते हैं तो वो अकेले ही निकलते हैं, कोई कारवां उनके साथ नहीं था या फिर कोई ग्रुप। जनरली मेडिवल पीरियड में क्या होता था ना कि
जो ट्रेवलर्स निकलते थे या फिर, क्योंकि उस वक्त जो ट्रेडिंग होता था पूरा का पूरा ग्रुप निकलता था, पूरा का पूरा कारवां निकलता था, लोग अकेले नहीं निकलते थे, क्योंकि वो जो पीरियड था उस वक्त जो समुद्री लुटेरे थे या फिर और भी तरह के जो लुटेरे थे उनका बड़ा खतरा था, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या थी। तो कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं निकलता था, बल्कि वो पूरे के पूरे कारवां और पूरी सुरक्षित तामझाम के साथ निकलता था ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो जब इब्न बतूता निकलते हैं वो अकेले ही निकल जाते हैं, कोई कारवां उनके साथ नहीं था, कोई ग्रुप उनके साथ नहीं था। तो वो जब इंडिया वो पहुंचते हैं तो उनकी जर्नी को समझने के लिए आपको उस पूरे एरिया का मैप को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप कि कैसे, जैसे वो आप कहाँ, वो अफ्रीका में रह रहे हैं, अफ्रीका मतलब कि इंडिया से वेस्ट का एरिया में रहे, फिर वहाँ से वो कैसे मतलब होते हुए मक्का जाते हैं, फिर मक्का से वो कैसे सेंट्रल एशिया होते हुए लैंड के रास्ते से ही वो सिंध पहुँचते हैं, है ना। सिंध जब वो पहुँचते हैं वो 1333 का टाइम होता है, और वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो उन्हें महमूद गजनबी के बारे में पता चलता है कि क्योंकि महमूद गजनबी एक बहुत ही फेमस दिल्ली सल्तनत के गजनबी वंश के शासक थे और काफ़ी फेमस बादशाह हुआ करते थे, और वो अपने फैसलों के लिए काफ़ी मतलब वो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड, उनका मतलब कब वो क्या कर देंगे उसका कुछ पता नहीं होता था। जैसे कि उन्होंने नोटबंदी की, जैसे कि अभी हमारे यहाँ नोटबंदी हुआ था ना, उसी तरीके से उन्होंने उस टाइम पे नोटबंदी कर दिया था, पूरा का पूरा करेंसी को बदल दिया था, और एक चमड़े का करेंसी कुछ उन्होंने शुरू कर दिया था। और इसकी वजह से हर घर में मतलब उस वक्त के जब आप पढ़ते हैं जो सोर्सेस है तो उसमें लिखा होता है कि हर घर में टकसाल खुल गया था, मतलब उसकी नकल करना इतना ईजी था कि हर घर में लोग वो बनाने लगे, तो पूरी की पूरी इकनॉमी बर्बाद होने लगी थी। फिर उन्होंने उसको वापस लिया, फिर उन्होंने दिल्ली से अपना कैपिटल बदल के दौलताबाद लेके चले गए, और ऐसा कहा जाता है कि जब दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल जा रहा था या फिर, तो बहुत सारे जो, क्योंकि कैपिटल जाएगा तो सिर्फ कैपिटल नहीं जाता है ना, पूरा का पूरा तामझाम, पूरी की पूरी जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी जो लोग हैं वो जाएंगे, जो सेना है वो जाएगी, जो पूरा का पूरा पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो शिफ्ट करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो बहुत इसमें दिया हुआ है कि लाखों लोगों की जानें चली गई थी, लोग परेशान हो गए थे। तो फिर उन्होंने वापस, और फिर दौलताबाद जो कि बिल्कुल एक अलग कोना था, क्योंकि कैपिटल जनरली क्या होता है कि आप अपने जो भी आपका साम्राज्य है उसके बीच में आप ऐसे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसी जगह पे आपको कैपिटल रखना है। तो इस वजह से दिल्ली स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से दिल्ली हमेशा से ही कैपिटल रहा। अब फिर दौलताबाद से वापस आते हैं तो उनके बड़े ही अजीब अजीब उनके फैसले होते थे। जब वो सिंध पहुँचते हैं इब्न बतूता, तो उन्हें पता चलता है महमूद गजनी के बारे में कि वो किस तरह के मतलब बहुत ही दिलेर राजा थे, वो अपने यहाँ जो विद्वान लोग होते थे उसकी स्वागत करते थे। तो फिर इब्न बतूता वहाँ पे दिल्ली आते हैं और वो महमूद गजनबी से मिलते हैं, और महमूद गजनबी उनकी दोनों हाथ खोलकर उनका स्वागत करते हैं और उनको बहुत ढेर सारा धन दौलत देते हैं। और फिर उनको वहाँ पे उन्होंने अपना काजी बना के मतलब जो आजकल जज होता है ना, उसी तरीके के उस वक्त काजी हुआ करते थे, तो अपने दरबार में उनको काजी बना कर रखते हैं। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद इब्न बतूता को लग गया कि यहाँ पे काम करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बादशाह जो है कब वो क्या सोचे, कब वो किसकी बात में आके क्या डिसीजन ले ले पता नहीं। और हुआ भी, उनका जो डर था वो सच भी साबित हुआ। एक दिन ऐसा हुआ आया कि महमूद गजनबी को ये लगा कि ये व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है और उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। फिर बाद में जो भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर होता है, फिर वो उनको इब्न बतूता को वापस जेल से निकालते हैं, फिर से काजी बनाते हैं। लेकिन इब्न बतूता को लग गया था कि भैया अब तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अगर मैं रहूँगा तो शायद मेरी जान खतरे में जा सकती है। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अब मैं जाना चाहता हूँ। तो बोला कि ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप ऐसा करो कि आप मेरा दूत बनकर आप चाइना में जो उस वक्त के जो मंगोल शासक थे उनके दरबार में आप मेरे दूत बनकर जाओ। तो बहुत सारा धन दौलत देकर उन्होंने उनको विदा किया कि आप चाइना जाइए हमारे एम्बेसडर बनकर। लेकिन फिर जब वहाँ से निकलते हैं तो जब कैलीकट के आसपास कहीं पे पहुँचते हैं तो फिर जो लुटेरा था वो उनके ऊपर अटैक करता है, और जितने भी धन दौलत जो चीनी शासक के लिए दिया गया था वो सारा वो मतलब लूट जाता है। और फिर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से फिर निकलते हैं। फिर इंडिया के बाद वो मॉरिशस जाते हैं, फिर मालदीव जाते हैं। फिर मालदीव में वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे भी वो जो वहाँ का राज्य परिवार था, वो जो शासक वहाँ का था, वो इनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे और इतने देशों की यात्रा करके आ रहे थे, इतना वास्ट एक्सपीरियंस था।
तो जिस भी दरबार में वो जाते थे, जिस भी राजा के यहाँ जाते थे, वहाँ पे इनका बड़ा ही स्वागत होता था। तो मालदीव के यहाँ जाते, फिर वहाँ पे वहाँ की जो एक राजकुमारी थी उससे इनकी शादी भी हो जाती है। फिर वहाँ पे वो कुछ दिन रहते हैं, वहाँ पे वो काजी इन्हें काजी बनाया जाता है। फिर वहाँ पे वो कुछ दिन रहते हैं, फिर वापस वहाँ से आते हैं। फिर वापस आते हुए श्रीलंका आते हैं, फिर उसके बाद फिर इंडिया आते हैं। फिर उसके बाद फिर से कुछ अटैक होता है, फिर वापस ये मालदीव जाते हैं। फिर मालदीव से वापस आते हैं और फिर वो जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है वो उधर से होते हुए एक मतलब कोई एक कारवां जा रहा होता है चाइना की तरफ, तो उसके साथ वो शिप जा रहा होता है, तो उसमें वो बैठते हैं और फिर वो बंगाल में पहुंचते, बंगाल से असम होते हुए वो जो उस रास्ते से वो फिर चाइना पहुंच जाते हैं। तो ये आप देखिए कि पूरी की पूरी ज्योग्राफी जो मैंने आपको ऐसे करके बता दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में पूरी ज्योग्राफी बैठी हुई है। मुझे आप कोई भी स्टेट किसी भी जगह का नाम लेंगे तो मेरे दिमाग में उसकी मैप में उसका क्या पोजीशन है वो मेरे दिमाग में उसकी तस्वीर उभर आती है। तो जब आपको खासकर इब्न बतूता को जान के पूरे ट्रैवल को, पूरे रूट को समझने के लिए मैप को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इब्न बतूता के ट्रैवल से कोई भी एक ना एक क्वेश्चन आपको मैप से आ जाए। तो ये बड़ा ही, क्योंकि उनका रूट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इतनी कम मतलब इतने टाइम पीरियड में उन्होंने उस वक्त, जबकि आप समझिए कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में मतलब कि अगर कोई आज के पाकिस्तान को सिंध का एरिया आप रख लीजिए, वहाँ से अगर किसी को नीचे साउथ जाना हो तो 20 से 25 दिन लग जाते थे पहुँचने में। तो ऐसे वक्त में जबकि ट्रांसपोर्टेशन इतना स्लो था, जब बैलगाड़ी से लोग चल रहे हैं, जब लोग पैदल चल रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने में हफ्तों लग रहा है, ऐसे समय में जो उन्होंने इतने देशों का पूरा ट्रैवल किया, ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो इसमें दिया गया है, जो भी जितनी जगहों की बातें की गई हैं, वो उसमें शायद सच्चाई नहीं हो, क्योंकि जिसने भी आगे उसको लिखा है तो उसने उसमें कुछ उसमें कन्फ्यूजन वाली बात है। खैर जो भी हो, जो रिटेन अकाउंट है हम उसी को मानेंगे, और रिटेन अकाउंट में तो यही सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें हो गई आपके इब्न बतूता के बारे में कि वो कहाँ कहाँ पे जाते हैं। जैसे बंगाल हो गया, असम हो गया, फिर वो सुमात्रा जाते हैं, फिर वो चाइनीज़ पोर्ट टाउन जायतून पता नहीं, चाइनीज़ नाम बड़े अजीब होते हैं। कल मैं एशियन गेम पे बना रही थी एक वीडियो, और हांगझाओ एशियन गेम हो रहा है ना अभी, तो वहाँ पे तो मुझे प्रोनाउंस करने में इतनी दिक्कत हुई। मैंने पहले बहुत प्रैक्टिस की, फिर भी मैं पता नहीं मैंने सही से बोला भी है या नहीं। तो चाइनीज़ शहरों के नाम लेना बड़ा मुश्किल होता है। ZAYTUN, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ सके कि कौन से पोर्ट टाउन में गए थे। फिर और नाउ नोन एज क्वेंजाओ, अभी उसको कैंजाओ बोलते हैं। फिर चाइना में भी वो काफ़ी घूमते हैं, बीजिंग तक जाते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक वहाँ पे वो रुकते नहीं हैं और वो वापस चले आते हैं। और उसके बाद 1347 में वो चाइना से वापस चले आते हैं। मतलब कि देखिए 1333 में वो इंडिया आते हैं, और उसके बाद इंडिया से वो कैसे वो मालदीव, श्रीलंका, फिर सुमात्रा, फिर चाइना, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो इतने वर्षों में, मतलब 33 से 47 मतलब 14 सालों में उन्होंने ये सारा का सारा पूरा का पूरा एरिया उन्होंने वो किया। हाँ, और इनका जो अकाउंट, जो भी इनका ट्रेवलॉग है, उसको मार्को पोलो ने जो भी लिखा था उससे इसका कंपैरिजन किया जाता है ना। अभी मैंने आपको वो ट्रैवल का बताया कि कितना वक्त लगता था उस वक्त ट्रैवल करने में। तो इब्न बतूता बताते हैं कि मुल्तान से दिल्ली आने में उस वक्त 40 दिन लगते थे। अब मुल्तान कहाँ है? अभी आप इमेजिन करो मैप पे, तो मुल्तान अभी पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान जो उस मुल्तान से दिल्ली आने में लगभग उस वक्त 40 दिन लगते थे। सिंध से दिल्ली आने में, सिंध भी पाकिस्तान में है, और वो जो एरिया है वो आपका गुजरात से लगा हुआ उस दूसरी साइड का जो एरिया है पाकिस्तान का, वो एरिया है गुजरात। हाँ, गुजरात मतलब गुजरात के जो करीब पाकिस्तान का एरिया है, वहाँ से वो सिंध का एरिया है। तो वहाँ से दिल्ली आने में 50 दिन लगता था। फिर उसके बाद दौलताबाद से दिल्ली आने में 40 दिन लगता था। दौलताबाद कहाँ था? अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में है। तो वहाँ से दिल्ली आने में 40 दिन लगता था। इसके बाद ग्वालियर से दिल्ली आने में 10 दिन लगता, जो अभी मुश्किल से 5 मतलब दिल्ली से ग्वालियर जाने में मुश्किल से ट्रेन से जब आप जाएंगे तो 3 घंटे में पहुँच जाएंगे।
तो समझिए उस वक्त 10 दिन लगते थे तो इस तरह का इतने वक्त लगते थे, और उस टाइम में इब्न बतूता ने इतने देशों की यात्रा की, इट्स हेड्स ऑफ। फिर दूसरा है द लोनली ट्रैवलर, है ना। तो ये जो मैंने बताया ना कि उस वक्त ट्रैवल जो था वो बहुत ही मतलब अनसेफ माना जाता था, तो कोई भी व्यक्ति खुद अकेले ट्रैवल नहीं करता था, बल्कि वो किसी न किसी कारवां के साथ जुड़ जाता था या किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाता था, या फिर कोई जैसे व्यापारी जा रहा होता है, शिप जा रही होती है तो उसमें चल जाता था। तो अकेले, क्योंकि अगर वो अकेले जाएगा तो फिर बहुत सारे अटैक होते थे, खुद इब्न बतूता के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए। अब यहाँ पे एक है सोर्स थ्री में जो इब्न बतूता ने इब्न जुए JUZAYY इब्न जुए उन्होंने जो डिक्टेट किया था, फिर उन्होंने जो भी उसके बारे जो इब्न बतूता ने अपने जो भी उनके एक्सपीरियंस थे, जब वो इब्न बतूता वापस जाते हैं ना मोरक्को, तो जो वहाँ के शासक होते थे वो उन्होंने बोला था, जो वहाँ के एक बहुत बड़े विद्वान थे, कि आप उनको सब कुछ बताइए। फिर उन्होंने उनको बताया, और फिर उन्होंने जो अब इब्न जुजे जो भी थे, उन्होंने उस पर एक पूरी की पूरी रचना तैयार की थी। तो उसके बारे में ये सोर्स 3 है। फिर अगला है इन द फुटस्टेप ऑफ द इब्न बतूता। फिर इब्न बतूता या अल-बेरूनी जो भी ये जब इंडिया आए थे, तो इन्होंने भी अपने इनसे पहले जो भी लोग ट्रेवलर्स आए थे उनके अकाउंट्स को इन्होंने पढ़ा था, और फिर उसके बाद वो यहाँ आए तो और भी उनके अपने एक्सपीरियंस थे, फिर उसको उन्होंने लिखा। फिर इनके बाद के जो भी ट्रेवलर आए उन्होंने इन लोगों के जो भी एक्सपीरियंस थे, उनकी जो किताबें थी, उसको पढ़कर फिर वो इंडिया आते हैं, और फिर पूरा का पूरा और ये जो सिलसिला है वो चलता रहता है। तो उनका काफ़ी एक जो मतलब खासकर अरेबिक जो स्कॉलर्स थे वो काफ़ी आगे चल के भी काफ़ी बड़ी संख्या में इंडिया में आते हैं, और अलग अलग ट्रैवलर्स के अपने अपने एक मकसद होता था। कोई अपने नौकरी के लिए, मतलब कि कहीं किसी राज दरबार में उनको कोई अच्छा सा पोजीशन मिल जाए इसलिए आते थे, कोई ज़मींदारी के लिए आते थे, कोई व्यापार के लिए आते थे, कोई नॉलेज के लिए आते थे। तो बहुत सारे ट्रैवलर जो है वो इनके बाद भी इंडिया आए, और उन्होंने यहाँ के जो भी बातें थी उसको नोट डाउन किया, और उसके जो किताब के रूप में आज हमारे पास उपलब्ध है। अब जो तीसरे ट्रैवलर हैं वो हैं फ्रैंकोइस बर्नियर, और ये जो थे वो फ्रेंच थे, और ये एक डॉक्टर भी थे। और जब ये पहुंचते हैं सूरत, क्योंकि उस वक्त तक समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी थी, तो वो समुद्र के रास्ते से आते हैं और सूरत पर आते हैं, और फिर वहाँ आते हैं तो वहाँ पे इनकी मुलाकात दारा सिकोह से होती है। फिर वो दारा सिकोह के साथ जुड़ते हैं। फिर उसके बाद दारा सिकोह भी अपने लिए एक मतलब उनकी पत्नी बीमार होती है, तो वो एक किसी मेडिसिन के एक्सपर्ट को ढूंढ रहे होते हैं, तो उनकी मुलाकात बर्नियर से होती है। फिर वो उनको अपने साथ रख लेते हैं, फिर उनके एक पर्सनल डॉक्टर के रूप में वो काम करते हैं। फिर आगे चल के दारा सिकोह की कैसे हत्या हो जाती है, फिर ये औरंगजेब के साथ, और उस वक्त के एक और नोबेल थे, कोई बड़े ब्रिटिश मुग़ल अधिकारी थे, उनके साथ ही मिल जाते हैं, फिर औरंगजेब के साथ वो रहते हैं। तो इनका जो मेनली अकाउंट है, मतलब जो इन्होंने ट्रैवलॉग लिखा है, वो उसमें मुग़ल काल के इतिहास के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया। खासकर उस वक्त क्योंकि आप दारा सिकोह का टाइम पीरियड था, क्योंकि ये जो शाहजहाँ के शासन का आखिरी वक्त का जो पूरा इतिहास था, वो थ्रोन को लेकर, जो राजगद्दी को लेकर काफ़ी संघर्ष हुआ था। तो इन्होंने इसका बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने वर्णन किया था कि कैसे मतलब औरंगजेब ने अपने बाकी भाइयों की उन्होंने हत्या की, और किस तरीके से उन्होंने सक्सेशन की लड़ाई में वो विजयी हुए थे। इनकी जो राइटिंग है उसमें मेनली इंडिया के और इन्होंने अपने यूरोप से उसका काफ़ी कंपैरिजन किया है। जैसे कि यहाँ का लैंड ऑनिंग सिस्टम के बारे में तो इन्होंने लिखा है कि जितने भी लैंड्स थे वो उसका ऑनरशिप जो था वो जो बादशाह जो किंग हुआ करता था उसकी वजह उसके पास था, और ये जो वो किसी को भी वो खेती के लिए देता था, जो कि ट्रांसफ़र होता रहता था। और इसकी वजह से जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता था, क्योंकि लोगों को पता था कि जो ज़मीन है वो उसके बाद उनके जो भी उनके उत्तराधिकारी होंगे उनके पास तो जानी नहीं है, वो तो फिर वापस किसी और के पास चली जाएगी। तो लोग जो था वो लैंड के ऊपर उतनी डेवलपमेंट नहीं करते थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी यहाँ पे। मतलब ऐसा इन्होंने लिखा है कि जो राजा है वो भिखारियों का बादशाह, मतलब मुग़ल जो इंडिया का जो बादशाह है वो भिखारियों का बादशाह है। फिर इन्होंने इसके अलावा इन्होंने
उस वक्त के जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट थे, जो कारखाना हुआ करता था, उसके बारे में लिखा है कि मुग़ल कारखाना किस तरीके का था और कैसे मतलब लोग जो आर्टिस्ट थे वो एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें आर्टिस्ट आते हैं और वो कितनी देर काम करते हैं, किस किस मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जगहें बनी होती हैं और वहाँ पे पूरा का पूरा काम होता है। इसके अलावा इन्होंने जो बादशाह जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो किस तरीके से पूरा का मतलब जो बादशाह का कैंप होता था वो पूरा का पूरा कैपिटल होता था, कैसे वहाँ पे एक एक चीज़ मतलब कटलरी से लेके क्या मतलब जो मैट होता है, बर्तनें होती थी, क्या बादशाह क्या खाएगा नहीं खाएगा, ये सब कुछ के बारे में एक एक चीज़ के बारे में इन्होंने डिस्कशन मतलब उन्होंने नोट डाउन किया है। और जब वो कश्मीर जाते हैं, जो उस वक्त के अपने जो मुग़ल बादशाह थे उनके साथ वो कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर के बारे में लिखा है कि वहाँ की लड़कियाँ कितनी खूबसूरत हुआ करती हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इन सब चीज़ों का वर्णन किया है। लेकिन एक चीज़ जो कंट्राडिक्शन दिखता है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि लैंड ऑनरशिप जो था वो बादशाह के पास, मतलब कि लैंड का ओनर जो होता था वो बादशाह होता था। लेकिन जो अबुल फजल जिनका की एक बहुत ही बेहतरीन एक उनकी किताब है जो अकबर के टाइम में उनके दरबारी हुआ करते, तो उन्होंने बड़ा ही सिस्टमेटिकली हर चीज़ को दर्ज किया है। तो वहाँ पे भी कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि लैंड जो है वो राजा का है, बल्कि ऐसा उस वक्त या फिर हमेशा से ही ये चीज़ था कि जो जनता होती है वो टैक्स देती है। हाँ, टैक्स बहुत लिया जाता था, ये बात सच्चाई थी। जो टैक्स देती है वो एक एज ए सॉवरेन के रूप में, मतलब कि मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ, तुम मुझे टैक्स दो। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था जो ज़मीन के पे काम कर रहे थे और जो बादशाह था उनके बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट था। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ ना थोड़ी बहुत जो हम बोल सकते हैं कि एक तरह का कंट्राडिक्शन भी इनके राइटिंग में है। तो अब इसमें एक सोर्स 4 है, उसमें ट्रैवलिंग विद द मुग़ल आर्मी। इसमें उन्होंने दिया कि कैसे जब वो कश्मीर की यात्रा पे जाते हैं तो कैसे एक एक चीज़ उसमें लिखा हुआ है। तो इसको आप एक बार अच्छे से आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन हो, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ जानकारी इसमें मिल रही है ना। तो ये फिर है, एक है क्रिएशन एंड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज अबाउट इंडिया। जब यूरोपियन, एक चीज़ था कि जब यूरोपियन जो ट्रैवलर्स आए ना, वो उन्होंने इंडिया को बड़ा ही एक मतलब यूरोप से उन्होंने कंपेयर किया और उन्होंने इंडिया को एक गरीब देश, एक मतलब क्या बोलें हम, मतलब एक बहुत ही पुरानी सोच वाला इस तरह के रूप में उन्होंने इंडिया को दर्शाने की कोशिश की। और जो ये ट्रैवलर जो बर्नियर थे या फिर आगे चल के बाकी भी जो भी ट्रैवलर आए थे, जैसे कि जो इंग्लिश आए, डच आए, फ्रेंच आए, बहुत सारे ट्रैवलर आगे चल के भी आते हैं आए यहाँ पे, और उन्होंने जो इंडिया की जो एक छवि अपनी राइटिंग में लिखी, तो आगे चल के कार्ल मार्क्स हो या फिर जो एक ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, एक ये क्वेश्चन भी हो सकता है एक ओरिएंटल डिस्पोटिज्म पे कि किससे ये मतलब इंस्पायर था, किसकी राइटिंग से ये इंस्पायर था, या ओरिएंटल डिस्पोटिज्म किसका था। तो ये जो पूरी की पूरी ये जो सोच थी ना उनकी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और वो यूरोप के साथ इंडिया को कंपेयर करने की, मतलब हमेशा जब भी वो इंडिया के बारे में लिख रहे हैं तो उसका कंपैरिजन वो यूरोप के से कर रहे हैं कि यहाँ पे वहाँ पे ये चीज़ें थी, इतना मॉडर्निज्म है, इतना टेक्नोलॉजी है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो यहाँ के एग्रीकल्चर की वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर, जैसे वो बंगाल की तरह के बारे में बोलते हैं कि बंगाल में किस तरीके से राइस जो है वो बहुत ज़्यादा राइस होता है, या फिर वहाँ पे अलग अलग तरह के सिल्क होता है या कॉटन होता है, तो अलग तरह के कितने सारे वहाँ पे एग्रीकल्चर कितना रिच है। और तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया की एक छवि को जो धूमिल करने की भी उन्होंने कोशिश की, जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे वो। और तो ये 3 जो ट्रैवलर के बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कुछ 3, अब इन्होंने किस तरीके से क्या क्या इनका किस इनकी राइटिंग के बारे में, कि उस पर डिटेल आपका कुछ और पॉइंट्स हैं, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हमने ये तीनों ट्रैवलर के बारे में बात किया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और जो भी बताया है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। अब एक बात और बता दूं इस चैप्टर के बारे में कि जब भी इस चैप्टर से एक ना एक मैप का क्वेश्चन ज़रूर होगा, तो मैप को बहुत अच्छे से आप समझिए, तीनों ही ट्रैवलर कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ से किस किस देश से वो बिलोंग करते हैं, और इब्न बतूता के कॉन्टेक्स्ट में तो जहाँ कहाँ कहाँ पे वो जाता है, तो वो एक उनका जो पूरा का पूरा रूट है उसको ज़रूर अच्छे से उसका पूरा चित्र दिमाग में बना लीजिए।
फिर कुछ इमेजेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे 5.6 में बर्नियर का इमेज है, और इसके बाद है 5.5 में भी कुछ 18th सेंचुरी का इमेज है जिसमें ट्रेवलर्स को डिपिक्ट किया गया है, फिर ट्रेवेनियर को डिपिक्ट किया गया है। तो हो सकता है इन सब से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। हो सकता है इमेज दे दे और पूछे कि ये कौन है या जो भी है। तो ये 3 ट्रेवलर के बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका जो डिटेल वर्क है वो उसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया उसके बारे में बात करेंगे, और अगले वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर हम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पढ़ेंगे। लेकिन ये अब मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट हर हफ्ते में 2 वीडियो तो मैं डाल दूँ, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। स्कूल्स में भी, मेरी बेटी के स्कूल में भी ऑलमोस्ट 2 किताब ख़त्म हो गई, तीसरा किताब शुरू है। तो उसकी तरफ से भी मुझे काफ़ी दबाव आ रहा है कि जल्दी से इसको ख़त्म करो, मुझे समझाओ। और जैसा कि अगर आपने मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो पूरा वीडियो मैं बना रही हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं ये वीडियो कि मैं अपनी बेटियों को हिस्ट्री पढ़ाती रही हूँ, तो ये वीडियो मैं अपनी बेटी के लिए और उसकी फ्रेंड्स के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं काम के सिलसिले में इधर उधर जाती रहती हूँ। तो वीडियो रहेगा तो वो आराम से बैठ के देख सकते हैं। तो फिर उसने बोला कि अच्छा बना रहा है तो आप इसको यूट्यूब पे भी डाल दो। तो फिर मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया, और हो सकता है आप लोगों को भी इसमें हेल्प मिल जाए। तो अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।